सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अब बात होगी में मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना खटाना। मेरा साथ देंगे प्रोग्राम में नज़ीर लगारी साहब और आमिर ज़िया साहब अपना तज्जिया पेश करेंगे इस प्रोग्राम में और डिस्कशन का हिस्सा होंगे। नाजरीन, दिन भर आज जो हम खबरें देखते रहे इंतहाई मायूस कुन थी, क्योंकि हर मुल्क के हम देख रहे थे कोने कोने में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है और वो एहतजाज किया जा रहा था बिजली के भारी भरकम जो बिल्स आ रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि आप एक घर में अगर एक पंखा भी चल रहा है वहाँ पर भी 20-25 हज़ार जब बिल आएगा तो ऐसी मायूस कुन सूरत हाल तो फिर जन्म लेगी। और साथ ही साथ जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त डॉलर की जो सिचुएशन है वो 300 से ऊपर जा चुकी है। अभी कल की जो ओपन मार्केट में जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अमरीकी करेंसी की कीमत जो फ़रोख्त की गई 316 रुपये पर पहुँच चुकी है। और ज़र मुबादला के ज़खायर के हवाले से अगर हम बात करें तो उसके ज़खायर में 13 करोड़ 6 लाख डॉलर की कमी का अब सामना है। तो ऐसी मायूस कुन ख़बरें जो हैं वो मुआशी सूरत हाल को देखते हुए सामने आ रही हैं और ये किस तरह से सिचुएशन जो है वो हैंडल होगी, क्योंकि जो इससे पहले जो गुज़श्ता हुकूमत थी PDM की, उनकी जानिब से ये कहा गया कि जी IMF प्रोग्राम है, उसकी जो शराइत हैं वो कड़ी हैं, लेकिन हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। वो क्रेडिट तो लेते रहे, लेकिन अब इस अवाम का जो पाकिस्तानी कौम है इसका क्या बनेगा, क्योंकि जो मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है वो तो अभी नाकाबिले बयान कहेंगे इसको हम, सारी सूरत हाल को। तो आज सारी सूरत हाल का मुवाजना करेंगे बैठकर और बात करेंगे इसी हवाले से। आमिर ज़िया साहब से मैं प्रोग्राम करूँगी। आमिर ज़िया साहब, अभी जो सारी सिचुएशन हम देख रहे हैं ज़र मुबादला के ज़खायर में जो कमी का भी बता दिया गया है और डॉलर की जो सिचुएशन है, फिर बिजली के जिस तरह से बिल्स आ रहे हैं, इन्फ्लेशन जो देख रहे हैं हम वो अगर देखा जाए वो भी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, ये कहाँ जाके थमेगा मामला? पहली बात तो हमें समझने की है कि जो नून लीग की हुकूमत का तसलसल है, PDM की हुकूमत की पॉलिसीज़ का तसलसल है और जो कुछ PDM की हुकूमत ने बोया था आज अवाम उसको काटने पर मजबूर हैं। अच्छा, सवाल सिर्फ ये नहीं था कि IMF प्रोग्राम पे अमल करना था, लेकिन सोचना ये है, जो हम कभी और प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे, कि बिजली की कीमतें इतनी महंगी आखिर क्यों हैं, क्या वजह है, कौन जिम्मेदार है उसका कैपेसिटी पेमेंट का बोझ आखिर किसने डाला पाकिस्तानियों के ऊपर। तो हमें इसका सवाल का जवाब मिलता है कि 2013 से 18 तक जो नून लीग की हुकूमत थी उसने जिस तरह के बिजली घरों के कहते हैं आंखें बंद करके मुआहदे किए कि हम बिजली इस्तेमाल करें ना करें, हम जो है हमें पेमेंट करनी है और वो पेमेंट हमें जो डॉलर का रेट है उसके हिसाब से करनी है। यानी कि जो अगर आपका रुपया कमज़ोर होगा तो आपकी खुद ब खुद कैपेसिटी पेमेंट बढ़ जाएगी। तो आपने मतलब एक गढ़ा जो है पाकिस्तानियों के लिए ये नून लीग की हुकूमत ने खोदा है 2013-18 में भी और फिर PDM के दौर के अंदर भी। तो एक बात तो ये समझिए, लेकिन हमारा मेन आज जो मतलब हम फोकस कर रहे हैं वो रुपए पे कर रहे हैं, क्योंकि मीशत बहुत बड़ा टॉपिक है। रुपए पे आपने बिल्कुल सही कहा कि इंटरबैंक मार्केट में पहली मरतबा 300 का हम लोगों ने वो क्रॉस किया है। ठीक है, ओपन मार्केट में मतलब है सैटरडे की अगर आप बात करें, फ्राइडे जो वर्किंग डे होता है उस पर 318 रुपये में कम से कम फरोख्त हो रहा था ओपन मार्केट के अंदर। और ये वो मार्केट है कि जिसको आप कहते हैं कि जिसमें शर्त आयद की गई है कि जी 1.25% या कुछ परसेंट से ज़्यादा उसमें गैप नहीं होना चाहिए इंटरबैंक में और ओपन मार्केट में। लेकिन ओपन मार्केट में भी दो रेट्स हैं, एक वो रेट जो वो बोर्ड पे कोट करते हैं और एक वो रेट है कि जिसपे हकीकतन देते हैं, वो उससे कहीं ज़्यादा है। फिर एक हमारी डार साहब के दौर में एक नई मार्केट पैदा हुई थी जिसे ग्रे मार्केट कहते हैं, कि जहाँ ना ओपन मार्केट की कीमत है ना वहाँ पर इंटरबैंक की, बल्कि वो काले धन की है। तो वहाँ पर तो फिर आप 325 में आप डॉलर लें, 28 में लें, और बदकिस्मती ये हो रही कि सारा का सारा जो है वो डाइवर्ट होकर रेमिटेंसेस का और एक हद तक एक्सपोर्ट का जो बहुत ज़्यादा पैसा है वो इस ग्रे मार्केट से हमारे पास आ रहा है। दो बातें हमें समझनी चाहिए कि रुपया, लोग कहते हैं जी डॉलर से हमारा क्या ताल्लुक आम आदमी का। बात ये होती है कि डॉलर का मजबूत होना और रुपए का कमज़ोर होना, इट इज़ अ बैड न्यूज़ फॉर द इकोनॉमी एंड फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। क्यों? नंबर 1 कि हमारा इफरात ज़र बढ़ता है, महंगाई का जिन जो है मजीद बेकाबू हो जाएगा कि आपकी बहुत सारी जो इम्पोर्ट्स हैं वो डॉलर में होती हैं, तो खुद ब खुद जो है बढ़ जाते हैं। दूसरी बात ये, मुझे आज डॉक्टर इशफाक हसन खान पाकिस्तान का बड़ा मुतबर नाम है, इकोनॉमिस्ट हैं, सफेबल के इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे मैं बात कर रहा था, उन्होंने फरमाया कि जी अगर 1 रुपया जो है, अगर रुपया कमज़ोर अगर होता है तो $100 बिलियन हमारा पब्लिक डेट में इजाफा हो जाता है। यानी कि हम कुछ करें ना करें गुनाह बेलज़्ज़त के आपका जो है कर्जे का बोझ बढ़ जाता है। अब फिर बदकिस्मती ये है कि आप देखते हो कि कोई इंटरवेंशन नहीं है, कोई भरोसे के लफ्ज़ नहीं है। निगरान हुकूमत ने बड़ा फखरिया कहा अनवारुल्लाह काकर साहब ने कि जी हमारी पॉलिसीज़ का तसलसल है पिछली हुकूमत का।
तो भाई आप बताएं कि आप क्या कर रहे हैं रुपए को स्टेबलाइज करने के लिए। आपने जो है मार्केट फोर्सेस पे और सेल्फिश मार्केट फोर्सेस पे छोड़ा हुआ, ये बड़ा सवाल है। शमशाद अख्तर साहिबा की हमने इस प्रोग्राम में बहुत तारीफ की है बैठकर, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आना चाहिए, वकार मसूद साहब की तरफ से आना चाहिए, सेंट्रल बैंक की तरफ से आना चाहिए। अभी इसी हवाले से लगारी साहब कैबिनेट कमेटी एक कायम की जा रही है खुसूसी, जिसमें इकोनॉमिक जो हमारा रिवाइवल है उस हवाले से जो है वो मामला देखे जाएंगे और इस पर काम किया जाएगा। इस सारे सिचुएशन में इस खबर को किस तरह से देख रहे हैं? कैबिनेट कमेटी क्या करेगी? एक लाठी लेकर खड़ी हो जाएगी और मार्केट फोर्सेस को हाँकेगी और कहेगी कि जनाब ये लाठी हमारे हाथ में, खबरदार इस तरफ नहीं जाना, उस तरफ जाना है। मईशत हमारी तबाहाली का शिकार है। जितने ये बता रहे हैं जनाब आमिर ज़िया साहब के 13 से 18 के दरमियान मईशत को तबाही के रास्ते पर डाला गया, तो 18 से 22 तक जितनी बर्बादी हुई उससे बढ़कर थी। उसके बाद ये 1.5 साल की बर्बादी जो है वो उससे बढ़कर थी, तमाम अदवार से बढ़कर थी। तो हमारे यहाँ तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। बिल्कुल। और जो भी मार्केट फोर्सेस हैं वो अपनी मनमानी कर रही हैं, वो अपनी जगह पर है, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा है कि अल्टीमेट इसमें लॉसेस किसके हो रहे हैं, आप वसूल किससे कर रहे हैं। आपकी अल्टीमेट कीमत जब चाय की कीमत बढ़ती है तो अल्टीमेट हमें जाकर पीनी है, कंज्यूमर जो है आखिर में खड़ा होता है, आप सब कुछ जाकर उसकी जेब से हाथ निकालते। अब जो ये बिल लोग जला रहे हैं तो उनके पास आपने ऑप्शन क्या छोड़ा है जी। यानी ये जो बिल हैं, कोई सोच सकता था कि जो बिल जिस घर में 500 का आता था या 1000 का आता था, अब उसको अचानक पता चले कि उसका बिल 10,000 का हो गया है, वो कैसे ज़िंदगी गुजारेगा। उसने घर चलाना है, तनख्वाह आपने कहा कि वैसे तो 35,000 आपने मुकर्रर कर दी, लेकिन वो तो नहीं मिल रही है लोगों को, वो कागजी बातें, और वो सब कागजी बातें। लोगों को 20,000 25,000 तनख्वाह मिल रही है, उसमें घर का किराया देना है, बच्चों की तालीम के लिए लगाना है, घर का राशन लेना है, बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है, गैस नहीं आती बिल देना है, बिजली नहीं आती बिल देना है, पानी नहीं आता बिल देना है। इतनी मुसीबतें लोगों के ऊपर रखी हुई हैं, जिंदगी तो जहन्नम बना दी गई है और हुक्मरान अशराफिया ने बनाई है। ठीक है। और इस हुक्मरान अशराफिया में हर किस्म के, हर रंग के, हर नस्ल के, हर तरह के लोग शामिल हैं। लगारी साहब, अभी हमने इनवाइट किया है जफर पराचा साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, उनसे इस हवाले से मुआशी राय भी ले लेते हैं। जफर पराचा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, प्रोग्राम के लिए। ये कहिएगा जो सिचुएशन अभी हम देख रहे हैं, डॉलर दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, ट्रिपल सेंचुरी तो मुकम्मल हो गई, अब 318 जिस तरह से आमिर ज़िया साहब बता रहे हैं उस पे जाके क्लोज हो रहा है। ये सिचुएशन कहीं थमेगी, कुछ रिलीफ आने वाले दिनों में मिलेगा या मजीद तकलीफ में इजाफा होने जा रहा है हमारी? अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, बात यह है कि डॉलर तो अभी फिलहाल रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा और रुपए के ऊपर दबाव नजर आ रहा है, और जो इसकी बढ़ने की वजूहात हैं वो मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहूंगा कि इसकी 3-4 वजूहात हैं। जैसे अभी आमिर ज़िया भाई फरमा रहे थे कि एक तो जो IMF ने कहा है कि आप अपनी इंपोर्ट नॉन एसेंशियल आइटम्स की जारी रखें, जबकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। हम उनके पास $1 बिलियन के लिए जा रहे हैं और वो हमसे कह रहे हैं कि आप अपनी नॉन एसेंशियल आइटम्स की इंपोर्ट 20 से 25 बिलियन की करें। तो वो तो हमारे पास अगर इतने डॉलर होते तो हम उनके पास जाते ही ना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसीज है मुख्तलिफ आपस में कन्फ्लिक्ट करती हैं, जिसकी वजह से करेंसी की स्मगलिंग, अशिया की स्मगलिंग वो बढ़ती हैं और हमारा रेवेन्यू भी जो है ना वो शॉर्टफॉल करता है। अब 1 नवंबर 2022 में एक हुकूमत ने जो फॉरेन एक्सचेंज की खरीदो फरोख्त के ऊपर जो पॉलिसीज थी मजीद सख्त की, जिसकी वजह से सारा का सारा काम ग्रे मार्केट में चला गया और अब 2-3 किस्म की ग्रे मार्केट्स बन गई हैं जी। अब एक्सचेंज कंपनीज के पास सिर्फ और सिर्फ 10% रह गया है स्कोप ऑफ बिजनेस, बाकी सारा ग्रे मार्केट में चला गया। उसकी वजह से हमने देखा कि पिछले महीने हमारी तकरीबन 20% होम रेमिटेंस गिरी और 20% एक्सपोर्ट गिरी। तो एक्चुअल ये नहीं गिरी, ये डाइवर्ट हो गई ग्रे मार्केट में। अच्छा पराचा साहब, ये एक बड़ा लोग कह रहे हैं कि जी अब लोग जो हैं कहते हैं ना अपनी बचत भी जो है फॉरेन करेंसी में रख रहे हैं, वो रुपए में रखने के लिए तैयार ही नहीं है, वो सोना खरीद रहे हैं, वो मुख्तलिफ और फॉरेन करेंसीज खरीद रहे हैं। तो एक टर्म चलती है ना कि डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी,
तो क्या इसको रोका जा सकता है? ये जब तक ज़ाहिर कि रुपया अगर अदम इस्तेकाम का शिकार है तो लोग अपनी पोजीशन तो हेज करेंगे, इसका आप क्या असरात देखते हैं? और मतलब है कि हुकूमत को इक़दाम कर सकती है, करने की कैपेसिटी रखती है, नहीं रखती? हुकूमत चाहे, रियासत चाहे, कुछ हो सकता है, लेकिन अगर वो ना चाहे, उसकी विल ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए बात यह है कि ये तो एक इंसानी नफ्सियात है कि जिस चीज की कीमत बढ़ेगी लोग उस तरफ जाएंगे, और जिस चीज के दाम कम होंगे लोग वो बेचेंगे। हमने पीछे जो है ना लोगों को मिसगाइड बहुत किया है। कभी हमने कहा कि डॉलर 240 का हो जाएगा, कभी हमारे एक्सचेंज कंपनीज के लोगों ने कहा जी 250 का बिक रहा है, 60 का बिक रहा है। तो हमको चाहिए कि लोगों को के साथ बी ट्रे ना करें, और खास तौर पे कि अब लोग समझते हैं दुनिया बहुत सुकड़ चुकी है। हमको हकीकत बतानी चाहिए कि देखिए जनाब, इस वक्त हमारा रुपए के ऊपर दबाव है, आपके पास जो अपने रिजर्व्स हैं वो जरूर रखें, लेकिन मजीद आप डॉलर ना खरीदें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान मुश्किल में है। तो आप मेहरबानी करके, मेरे ख्याल में जो नसीहत होती है, तलकीन होती है, लोगों पे मतलब असर नहीं करती है। हम देखते हैं कि हुकूमत इसका हल ये निकाला कि मजीद पाबंदियाँ आयद कर दी, यानी कि फ़ॉरेन करेंसी की अगर पहले आपकी हर $10,000 हुआ करती थी वो घटकर 5,000 हो गई। एक्सचेंज कंपनी से जो लोग ले सकते हैं वो सिर्फ यानी ये बैंक में डालने के लिए ले सकते हैं, ट्रैवलिंग के लिए ले सकते हैं। उससे क्या आपके ख्याल में वाकई मददगार हो रही है पाबंदियाँ, या उसकी वजह से मजीद ग्रे मार्केट या ब्लैक मार्केट मजीद मजबूत हो रही है? देखिए जनाब, इस वक्त ब्लैक मार्केट बहुत मजबूत हो रही है और वो डोमिनेट कर रही है ओपन मार्केट को और इंटरबैंक मार्केट को। जैसे मैंने आपसे कहा कि रेमिटेंस गिर रही है, और इस वक्त अगर कुछ अर्सा पहले 10,000 लोग इलीगल काम करते थे, अब 1 लाख कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम, छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी। कैसे कल हमारे वजीर खजाना साहबा ने फरमाया कि हम सख्ती करेंगे, हम लोगों को पकड़ेंगे। देखिए कुछ भी नहीं होगा, आपको अपनी पॉलिसीज ठीक करनी होंगी, क्योंकि लोग सब मिलके ये काम कर रहे हैं। इसमें सरकारी लोग भी शामिल है, सियासतदान भी शामिल है। अब ये एक बहुत बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का बड़ा लुक्रेटिव बिजनेस बन गया है, प्रॉफिटेबल। ये आपने कहा लुक्रेटिव बिजनेस बन गया है, यकीनन इसमें मुझे जो लोग कहते हैं मार्केट के सोर्सेज के 15-20 असल में बड़े नाम हैं। बाकी लोग तो कोई चवन्नी का काम कर रहे हैं, कोई ठन्नी का काम कर रहे हैं, लेकिन जो टॉप पे लोग जो कंट्रोल कर रहे हैं 15-20, उन तक पहुंचा जा सकता है कि जो इस ब्लैक मार्केट को चला रहे हैं। आप तो जानते होंगे, मैं नाम लेने का नहीं कह रहा हूं, मुझे आप प्रोग्राम के बाद बताइएगा, लेकिन क्या मुमकिन है उन तक पहुंचना? देखिए जनाब, बिल्कुल उनके लिए उनके पास पहुंचना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहूंगा कि आप अपनी पॉलिसीज ठीक करें, उनको रिस्ट्रक्चर करें, क्योंकि हमारी आपस में पॉलिसियां एक दूसरे से मुतसादिम है। खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी को इत्मीनान दिलाएं, एक्सचेंज कंपनीज को इत्मीनान दिलाएं, आवाम को इत्मीनान दिलाएं, अपनी पॉलिसीज को ठीक करें। आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा दें ओवरसीज पाकिस्तानी को और एक्सचेंज कंपनीज को, क्योंकि एक्सपोर्टर का आपका इतना अच्छा कारकर्दगी नहीं है। 30 से 35% आप उनको इंसेंटिव और देते हैं, लेकिन वो वही 25-28 बिलियन डॉलर के दरमियान खड़े हैं, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी 30-32 बिलियन पे जा चुका है विदाउट एनी इंसेंटिव और रिबेट। तो अगर आप उनको 5% भी दे देंगे तो आने वाले दिनों में आपकी रकम डबल हो जाएगी, रेमिटेंस 60 बिलियन हो जाएगी। वक्त कम है, टीवी में हमेशा वक्त बड़ा कम होता है। आखिरी सवाल आपसे मैं चाहूंगा क्विकली, आपने तो ये 2 इक़दाम करने चाहिए मार्केट को सही करने के लिए, ये कैटेगोरिक बताइए कि क्या पाबंदियां नरम करनी चाहिए या पाबंदियां मजीद लगानी चाहिए, और क्या इंसेंटिव दे सकते हैं कि जो आपकी रुपी मार्केट है, करेंसी मार्केट है, वो स्टेबलाइज हो जाए? 2-4 क्या आप वो फरमाइशें करेंगे, मुतालबे करेंगे? जी करनी पड़ेगी, आपको डीरेगुलाइजेशन में जाना पड़ेगा, क्योंकि यही गलती जो हम कर रहे हैं वो श्रीलंका कर चुका, हमने उससे सबक नहीं सीखा। उसने जितनी सख्तियां की, उसका फॉरेन एक्सचेंज सारा ग्रे मार्केट में चला गया, उसका रिजर्व कम हो गया, हमारा भी रिजर्व कम हो गया है। हमको अपनी पॉलिसियों को ठीक करना है, नरमी करनी है। देखिए, जब आप किसी को पाकिस्तान से पैसे ले जाने नहीं देंगे तो वो लाएगा क्यों? वन वे रोड पे कोई भी नहीं चलता, ठीक है? तो अगर आपका 60 बिलियन डॉलर आता है और अगर 1 से 1.5 बिलियन डॉलर बाहर चला जाता है, तो ये कोई रेशो नहीं है। ये लोगों को ले जाने भी दें और लाने भी दें।
फ्री माइंड रखें। देखिए इस वक्त आपका 22% डिस्काउंट रेट है, उसके बावजूद आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, जबकि पिछले अरसे में 11% थी और आपके इतने पैसे आए कि उसको जो माहिरीन थे उन्होंने हॉट मनी का नाम दिया, और अब 22% में भी आपके को आने को तैयार नहीं है। तो आने वाला वक्त ज्यादा खराब है। लेकिन मैं साथ साथ ये कहूंगा कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट है। हमको सादगी अपनानी है, किफायतशारी अपनानी है और करप्शन को खत्म करना है। और एक यूएनडीपी की एक रिपोर्ट है कि आप 17.4 बिलियन डॉलर सालाना अपनी एलीट क्लास को मराद देते हैं। भाई अगर आप उसको खत्म नहीं कर सकते तो आधा कर दें, तो आप कम से कम नए कर्जे तो आपको नहीं लेना पड़ेंगे। दुरुस्त पराजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा दो टोक अंदाज में बड़ी खुलकर बात की और यही इनकी मुझे क्वालिटी पसंद है कि पराजा साहब जो हैं नो होल्ड्स बार जो है गुफ्तगू करते हैं और एनलाइटन को, और जो उन्होंने काम की बात है कि उसमें हमें समझना चाहिए। अगर मैं एक आध पॉइंट करूं कि मतलब है असल मसला मिसमैनेजमेंट का है, करप्शन का है, पॉलिटिकल विल का है, जिसने हमारी मार्केट को और हमारी मईशत का ये हाल कर दिया। दूसरा ये कि जी पाबंदियां जो है वो हल नहीं होती। लगाई साहब, मैं यही कह रहा हूँ, अगर आपकी ख्वाहिशात जो हैं सियासी ख्वाहिशात बेमहार होंगी और किसी ज़ाब्ते में नहीं होंगी, तो फिर तो आपके साथ यही होगा जो मईशत के साथ हो रहा है, जो डॉलर आपके साथ चढ़ाई कर रहा है, जिस तरह से आपके रुपए की हैसियत ख़त्म हो रही है, कम होती जा रही है। और फिर ये कि अब तो रिश्वत के जो रेट हैं वो तो आप यानी लोग सोच ही नहीं सकते। यानी अब कोई, पहले लोग करते थे सब कुछ बेच बाच कर भी कुछ के यार एक छोटी सी जॉब मिल जाए उसकी गारंटी होती है। अब तो ये जॉब्स की भी कोई हैसियत नहीं रही है। क्या आप रिश्वत के वजह रिश्वत देंगे तो मिलेगी सरकारी नौकरी? रिश्वत दिए बगैर आपको जॉब नहीं मिल सकती। पाकिस्तान के किसी सूबे में किसी जगह पर भी आप जब तक एक छोटी सी दर्जा आखिरी की जो दर्जा 1 का मुलाजिम होता है वो भी आपको नौकरी नहीं मिलती। डिसअपॉइंटमेंट की वजह से हम रेट लगे हुए हैं। अगर ये सब कुछ रेट से आपको मिलेगा, अगर आपको सहूलत नहीं मिलेगी जिंदगी में, अगर आपको कोई चीज भी नहीं, सिर्फ एक चीज होगी जो खींचने के लिए लगी होगी और सारी की सारी फोर्सेस जो भी आपके शराफिया है वो हर तरफ से खींचने में लगी होगी, बाहर के पैसे भी हड़प में और बाहर ले जाने में। और एक और बात मुझे पता है कि आपको वक्फे पे जाने में नहीं वक्फे पे नहीं जाना। अभी मैं अपना ये पॉइंट बीच में ऐड करने लगी थी। जिस तरह के मामला तब हम देख रहे हैं, जो डिसअपॉइंटमेंट पाई जा रही है खास तौर पे हमारी नौजवान नस्ल में, जो बड़ा सरमाया है इस मुल्क का, और कहा जाता है कि अगर नौजवान नस्ल यहाँ पर हो, वो अपने फ्यूचर के लिए काम करें तो मुल्क बहुत आगे तक जा सकता है, तरक्की कर सकता है। लेकिन अब भी हम ये देख रहे हैं कि पासपोर्ट ऑफिस के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, कतारें लगी हुई हैं, एक फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है, लोग बाहर जाना चाहते हैं जॉब्स की हुसूल के लिए, शायद ये सिचुएशन देखते हुए। और इसी वजह से जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं उन्होंने ओवरसीज़ के हवाले से एक ट्वीट भी की है जो कि आजकल ज़ेर गर्दिश भी है, आप देख रहे हैं। अच्छा, वो तो निगरान वज़ीर आज़म ने जो क़यामत का जुमला कराची में जो बिजनेसमैन से मिल रहे थे तो उन्होंने कहा जी कि लोग चले मुल्क से बाहर जा रहे हैं तो क्या हुआ, फिर लोगों ने उसमें मीम्स बनाना शुरू कर दी। इस पे बहस हो रही है कि नहीं, मीम्स बनने लगी कि जी मतलब है बिजली की कीमत में इजाफा हो गया तो क्या हुआ, फला बुराई हो गई तो क्या हुआ, बच्चे का अगवा हो गया तो क्या हुआ। तो जाहिर है कि जो जिम्मेदार होते हैं उन्हें बड़ा सोच समझ के नाप उन्होंने इस हवाले से अपोलोजाइज की है। मैं पराजा साहब की गुफ्तगू की तरफ अगर एक और तवज्जो मैं दिलाना चाहूँगा आप लोगों की कि जो उन्होंने बड़ी बात की, काम की बात की, यही बात मेरे ख्याल में मुझे एक दो और इकोनॉमिस्ट ने की है। उन्होंने कहा कि जी जो आपने नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स की आपने IMF के प्रेशर के तहत इजाज़त दी है, अब उसमें क्या, उसमें वो बिल्ली और कुत्ते के खाने से लेकर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ रही हैं जिसके बगैर हम और आप जिंदा रह सकते हैं। बिल्ली चिचड़े खा सकती है, कुत्ते को कुछ और दिया जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन हमारी इंपोर्टेड चीज़ें आती हैं उसकी कीमत चाहे चवन्नी हो जी। और बात ही कि हमें अपने डॉलर बचाने हैं। और उसमें फिर आप देखते हैं कि कॉस्मेटिक भी आ रही हैं, बड़ी गाड़ियाँ भी आ रही हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो ये चीज़ सोचने की, जब खरीदार स्टेट होगी, हाँ, जब रियासत खरीद रही होगी, जब गाड़ियां जब चमकती हुई दमकती हुई गाड़ियां खरीदने के लिए आप लाइन में लगे होंगे, आप कर्जा लेते हैं दुनिया से और अपने सूट बनवाते हैं और कहते हैं कि जनाब ये हमें सरकार की तरफ से सूट मिले हैं और सूट आप अपने घर के लिए बनवा रहे हैं। तो ये कोई तरीकाकार तो नहीं होता ना, जिंदगी इस तरह से तो नहीं गुजारी जाती। गरीब मुल्क में लोग इस तरह तो नहीं करते हैं कि जनाब ये जो घर में शेर क्या था कि कर्ज की पीते थे मैं और यही बात इसी शेर पे हमने एक दिन इसी शेर पे हमने ब्रेक पर जाना और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, वो सूरत हाल पैदा हुई। बिल्कुल, कर्ज की भी नहीं मिल रही। आप एग्जैक्टली एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं नाजरीन, और इन मसाइल का जो हम हल देख रहे हैं, बार बार जो हमारे सियासतदान हैं वो एक ही जानिब तवज्जो दिला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इंतखाबात बर वक्त हो, साफ और शफाफ हो।
तो जनाब ये जो सिचुएशन है ये थम सकती है और जो हम देख रहे हैं कि मुआशी बहरान है इसका खात्मा मुमकिन हो सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इसी हवाले से बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन नाजरीन। जिस तरह से अभी हम मामला देख रहे हैं केयर टेकर सेटअप को के हवाले से, पीपल्स पार्टी जो है उसके कुछ खदशात पाए जा रहे हैं। वो कह रही है कि केयर टेकर जो सेटअप है ये चेयर टेकअप ना बन जाए कहीं, और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो अंडरटेकर ना हो जाए। ये वाले मामला आमिर ज़िया साहब ने ये अपना कमेंट पेश किया। अच्छा, मामला ये है कि पीपल्स पार्टी इस बात पर बार बार अपना मुतालबा उन्होंने सामने रखा है। वो पहले भी कह रही थी कि बर वक्त इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन जब CEC का इजलास हुआ उसमें जो वोट दिया गया था नई मरदमशुमारी नई हल्का बंदियों के हवाले से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर आला थे मुराद अली शाह, उन्होंने भी वो वोट दिया था, लेकिन उसके बाद अब वो ये कह रहे हैं कि हमें बर वक्त इलेक्शन यानी 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। अब ये इस मामले में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है नून, उनके कुछ जो मुतालबात हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। वो उनको टाइम फ्रेम से कोई मसला नहीं है, क्योंकि उस पर ये कहा जा रहा है कि भाई जब भी इलेक्शंस हों वो साफ़ और शफाफ होने चाहिए। ये क्या मामलात हैं और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये एतराज़ दुरुस्त है जब उन्होंने वोट कर दिया उसके बाद, इसी हवाले से बात करते हैं लगारी साहब से। लगारी साहब, आप देख रहे हैं ये मामला जो अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा जा रहा है जी 14 दिसंबर को तो जाके हल्का बंदियाँ का होंगी कंप्लीट, उसके बाद मामला देखे जाए। अच्छा, ये तो लम्हा बलम्हा सूरत हाल को बदल रही है इलेक्शन कमीशन ने तो पहले ये कहा था कि नवंबर तक हो जाएंगे, अब उन्होंने कहा दिसंबर तक हो जाएंगे, फिर वो कहेंगे फरवरी तक हो जाएंगे, फिर वो कमर दिलशाद साहब के नक्शे कदम पर चलेंगे, कहेंगे कि मई ने कुछ नहीं कहा। इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं बताया कि हम कब कराएंगे। 14 दिसंबर को हम जो है हल्का बंदियों की लिमिटेशन करेंगे, बिल्कुल, बस ये कहना। अच्छा, पहली बात ये है कि ये काम आमिर ज़िया साहब ने उसी वक्त पूछा था और बताया था, इसी प्लेटफार्म पर बताया था, इसी प्रोग्राम में इन्होंने कहा था कि जो है इनकी बात हुई है पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर साहब से, और उन्होंने कहा है कि ये काम 3 महीने के अंदर अंदर हो सकता है, 90 दिन के अंदर ये सबको काम भी हो सकता है और इलेक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है। अगर मुराद अली शाह ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाकर ये कह भी दिया कि ठीक है आप इंतखाबी हल्का बंदियाँ भी कर लें और नए मरदमशुमारी भी नए लिस्टें भी बना लें, इंतखाबी लिस्टें बना लें, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। मसला ये कि इंटेंशन है कि आपने आइन की रूह के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं। अगर कराने हैं तो ये इस वक्त हो सकता है। अभी भी आप भागते हुए सूरत हाल को पकड़ सकते हैं, लेकिन जो जो वक्त गुजर रहा है वो सूरत हाल आपके हाथ से निकल रही है। इसके हाथ से निकल रही है, ये निगरान हुकूमत के हाथ से निकल रही है, इलेक्शन कमीशन के हाथ से निकल रही है, फिर कोर्ट के हाथ से निकल रही है, फिर अवाम के हाथ से जब निकल जाएगी तो फिर सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। फिर आप कहेंगे सियासी लोगों को आएंगी संभालें, अब आएँ और आप संभालें। जब संभालने के लिए वो आएंगे तो फिर उनके लिए और गैर सियासी लोग ना आ जाए संभालने के लिए, हमें नहीं, वो भी आएंगे तो क्या, मैं वही अर्ज करता हूँ गैर सियासी लोग भी। टेक्नोक्रेट्स में नहीं मुराद है, आप कहीं और मत सोचिए। नहीं, मैं कुछ और नहीं सोच रहा हूँ। टेक्नोक्रेट्स अभी तक बैठे हुए हैं, इतने 2 माहिर वकार साहब से और मोहतरमा शमशाद अख्तर से ज़्यादा टेक्नोक्रेट का और कौन हो सकता है। उनके होते हुए डॉलर ने 6 दिन में इतनी लंबी छलांग मारी है कि हम अभी तक बेहोश पड़े हुए हैं कि जनाब ये तरीका होता है। तो एक तो हमारे सामने है टेक्नोक्रेट्स का मॉडल। अगर बांग्लादेश में कामयाब हुआ तो उसकी एक वजह थी कि और मैनेजर पीछे हट गए थे। फिर उन्होंने ये नहीं देखा था कि जनाब मैनेजरों का क्या होगा। आपको फिर एक मिसाल ये होगी कि फिर जनरल इरशाद को फिर उन्होंने पीछे हटा दिया था। उन्होंने कहा नहीं, अब आपको पीछे जाना पड़ेगा। फिर बहुत कुछ और भी हो गया था। तो आपको सूरत हाल को देखकर देखना पड़ेगा, करना है। ठीक है। अच्छा आमिर ज़िया साहब, आप इत्तफाक करेंगे नज़ीर लगारी साहब की बात से कि इनका जो मुतालबा है वो दुरुस्त है? एक तो इस सिचुएशन में जो आप सिचुएशन अब देख रहे हैं, डिलिमिटेशन वाला मामला बीच में आ गया, और दूसरा ये कि क्या ये मुमकिन है कि जिस तरह से 90 डेज़ हैं उसमें इलेक्शन हो जाए? पीपल्स पार्टी बारहा कह रही है कि जी मेहनत दिन रात करें तो हो सकता है ये मामला। देखिए, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की आफ्टर थॉट है, क्योंकि जब उन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कहा था कि जी हम डिलिमिटेशन के ऊपर नई हल्का बंदियों के ऊपर कराएंगे, तो उसका मतलब है डिले होना है। ठीक है ना। अब कितना अच्छा, पीपल्स पार्टी पहले दिन से 2 तरह के सिग्नल दे रही थी। एक तो जैसे ताज हैदर साहब के उन्होंने तस्करा किया कि वो पक्के जमहूरियत पसंद हैं, उन्होंने कहा जी 90 रोज़।
फिर हमारी बात हुई थी कायरा साहब से, कमरुज़्ज़मा कायरा साहब से, वो भी इसी प्रोग्राम में गालिबन हुई थी। उनका था कि भी फरवरी में भी हो जाते हैं तो कोई क़यामत नहीं टूट पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये दो मुतज़ाद राय आ रही थी पीपल्स पार्टी की तरफ से, शुरू से पहले दिन से आ रही थी ना। लेकिन हमें समझना चाहिए कि पीपल्स पार्टी नून लीग की बनिस्बत इंतखाबात में ज़्यादा उसका इंटरेस्ट है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो सिंध की हुकूमत से ज़्यादा देर दूर रहना उनके लिए जज्बाती मसला है, उनको पसंद नहीं है बात, और मतलब उनकी मोहब्बत का सवाल है कि चाहते हैं उस अपने सूबे को अपने हाथों से चलाएं। अभी भी जो यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, एक बात, दूसरी बात ये कि जनाब मैं समझता हूँ कि नून लीग की बनिस्बत जो है उसके बेटर डेमोक्रेटिक क्रीडेंशियल्स हैं, ठीक है ना। आप यकीन पीपल्स पार्टी पे मैं बहुत तनकीद करता हूँ, उनकी मतलब है मिसमैनेजमेंट है, मुबैना करप्शन है, सब कुछ है। लेकिन अगर आप जमहूरी रवैयों की बात करें और उसका मुवाजना करें नून लीग से, तो पीपल्स पार्टी ज़्यादा जमहूरी जमात है और उसमें इस किस्म के दीवाने मौजूद हैं कि जो मतलब है कभी वो नमूदार होते हैं रज़ा रब्बानी की सूरत में, कभी ताज हैदर की सूरत में, कभी वो लतीफ़ खोसा की सूरत में नमूदार होते हैं और कभी वो इत्तेज़ाज़ एहसन साहब की सूरत में, कि जो जमहूरियत के लिए कोई भी उनको असूल के ऊपर वो कहेंगे जी हर मतलब है उनका जो लीडर है वो उस तरह का नहीं कि जो डबल टॉक करे। नहीं, वैसे भी इनकी क़यादत अभी एक अच्छी सिचुएशन में ना, अगर वो देखा जाए नून लीग की जो क़यादत है, उन पे जो केसेस हैं और ये जो मामलात हैं, वो जब तक वो नहीं होगी सर पे तो मामला उस तरह से नहीं होंगे, तो उनके लिए आई गेस सूटेबल है ये सारा इन्वायरमेंट। नहीं, उसकी वजह है कि देखिए उनका जो मेन फास्ट बॉलर है, स्ट्राइक बॉलर बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनको तो भी मौका ही नहीं मिला ना, तो उन पर तो केस नहीं हो सकता। ज़रदारी साहब जो है उनका उस तरह का इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, वहाँ पे तो अभी मुंह को खून लगा हुआ है नून लीग की क़यादत को। पीपल्स पार्टी के पास तो फिर भी साफ सुथरा चेहरा आ गया है ना ये जी। अच्छा, शर्जील मेमन के ऊपर केस है, फला है, वो ठीक है, वो छोटे सेकेंडरी है ना, 3rd लेवल के। फिर एक और बात मैं कहूँगा कि नून लीग इस वक्त जो है आमना खटाना साहिबा वाहिद जमात है जो हकीकी मानों में चाहती है कि इंतखाबात जो हैं वो डिले हों, और बाकी पीडीएम में मेरे ख्याल मौलाना फजल रहमान भी चाहेंगे कि इंतखाबात हो जाए, ठीक है ना। एएनपी जो नहीं है उसमें वो भी चाहती है कि इंतखाबात हो जाए, बाकी जमातें एमक्यूएम भी चाहेगी इंतखाबात हो जाए। जो जमात नहीं चाहेगी वो है लगाई साहब की पसंदीदा नून लीग जी। अच्छा, मैंने इल्ज़ाम लगाया आप डिनाई कर दीजिएगा जब आपकी बारी है, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि नून लीग अच्छा क्यों नहीं चाहती, एक तो 2013 से 18 तक का बोझ है कैपेसिटी पेमेंट का, जो भी जानता है कि जी ये बिजली के बिलों पे जो मातम है उसकी बुनियादी वजह नून लीग की फ्लॉड एनर्जी पॉलिसीज हैं, ठीक है। पीटीआई का कसूर है कि उसने अपने 4 साल में उनको तब्दील नहीं किया, वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स वो नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। दूसरी बात है कि फिर जो 16 माह में उन्होंने कारनामे अंजाम दिए, और नवाज शरीफ साहब के जो समधी हैं, क्या नाम है उनके, सागडार गालिब जी, तो नवाज शरीफ साहब के जो समधी सागडार साहब, उन्होंने जो फिर मतलब है उन्होंने फितना बर्पा किया मईशत को, राजा साहब भी कह रहे थे वो जी 250 रुपए का डॉलर होगा। उनके जो चाहने वाले थे लगाई साहब, वो चाय के कप पे मुझे बताया करते कदम रखेंगे और 200 रुपए का डॉलर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह के दावे हो रहे थे कि भी वो एयरफोर्स 1 पे चढ़े नहीं है, तो ये अच्छा। लेकिन उनकी पॉलिसीज जो हैं वो बुरी तरह नाकाम हुई। उन्होंने पाकिस्तान को मजीद मुश्किल में फंसा दिया। उन्होंने पाकिस्तान को मतलब है IMF के शराइत एक तो उन्होंने देर से मानी, जो काम आप 250 रुपए पे कर सकते थे आपने इंतजार किया कि जी रुपया कमजोर से कमजोर होता रहे। पीडीएम के दौरे हुकूमत में 57% रुपये डिवैल्यू हुआ है 16 माह में। भाई ये फिगर एक मतलब है वो वाला है ना कि आपकी आंखें खुल जाए ना। और 57 नहीं सॉरी माफ कीजिएगा 57 नहीं 55.7% जी, जो कि बहुत होता है। उसमें फिर आप देख लें कि ये जब से केयर टेकर गवर्नमेंट आई तकरीबन 5% इनके दौर में डिवैल्यू हुआ है जी। और वो मैं पहले बता चुका डिवैल्यू जब होता है तो उसके कितने नुकसान होते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है। इनको परवाह है नहीं, इनकी जायदादें बाहर, एवन फील्ड बाहर, कारोबार बाहर, वो केसेस का भी तो है ना मसला। जब तक वो नहीं होगा तब तक वो टाइम बाय कर रहे हैं। वहां से जो डॉलर है वो यहाँ तो बढ़ रहा है ना, उनकी कमाइयां जाए डॉलर में है, डॉलर में पाउंड में याशी कर रहे हैं सर। वो घर के अंदर भी स्कार्फ पहन के बैठते हैं जी। सोचे तो आप, तो जो आपने चीजें बताई कि जो उनके लिए सूटेबल है, उनसे ज्यादा वही वाले अगेन मामला आ जाता है। आमिर साहब के सबसे बड़ा मसला जो अभी है ये कि उनको टाइम मिल जाएगा उनके केसेस और ये वाले मामला देखने के लिए, शायद नहीं, वो उनको गलतफहमी है। ये मैं आपको बता दूं, अगर वो लोग समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तब्दील होने से कानून और आइन बदल जाएगा, और वो समझते हैं कि खुदा ना खास्ता काजी फाइज जो उनकी जेब में होंगे, तो उन्हें काजी फैज का अंदाजा नहीं है, वो अपनी लेगेसी छोड़ेंगे। काजी फैज एक मुख्तसर अरसे के लिए चीफ जस्टिस बन रहे हैं। अगर कोई समझता है कि वो करप्शन को एंडोर्स करने के लिए आए हैं, वो करप्ट लोगों को माफी देने के लिए आए हैं, अगर ऐसा बारे में कहा जाता है कि ही हैज अ डिफरेंट माइंडसेट, उनका माजी ऐसा नहीं है, उनका बैकग्राउंड नहीं हो सकता, उनका खानदानी बैकग्राउंड। 2 केसेस में अभी ये कन्विक्टेड है नवाज शरीफ साहब, भगौड़े हैं, ये एब्सकॉन्डर हैं। एक में 7 साल की कैद है, एक में 10 साल की कैद है। तो नवाज शरीफ साहब जब भी तो नहीं आ रहे,
भाई के पूरे 16 माह के दौर हुकूमत में नहीं है। यहाँ पर आप आ जाएंगे अगले सवाल। नवाज शरीफ साहब की बात हो रही है तो लगारे साहब अब एक नई तारीख दी है शहबाज शरीफ साहब ने, वो कह रहे हैं जी अब अक्टूबर में आएंगे, वो 15 अक्टूबर की उन्होंने डेट दे दी है। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि अब जो आने वाले इलेक्शंस होंगे उसमें जारहाना रवैया अपनाया जाएगा मुस्लिम लीग नून की जानिब से कैंपेन में। किसके खिलाफ? यही मैं बात पूछने जा रही थी कि ये जारहाना रवैया अब किसके खिलाफ होगा? ये एक तो क्या ये रवैया चलेगा? एक तो ये कि ये 15 नवंबर जो उन्होंने दी है, ये 15 अक्टूबर, वो 15 नवंबर तक चली जाएगी और फिर 15 वैसे दिसंबर तक चली एग्जैक्टली वो पहले जुलाई से मामला शुरू हुआ था। ये मामला बहुत वो चल रहे हैं। नहीं, अफसोसनाक है ये। मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब सूरत हाल ऐसी लगती है कि पाकिस्तान इनके मुल्क का नाम नहीं है, पाकिस्तान इनके धंधे का नाम है, पाकिस्तान इनके कारोबार का नाम है। और पाकिस्तान के बारे में सिर्फ यही है कि हम यहाँ पर इसको बतौर अपने बिजनेस चलाएंगे और हम मैनेज करेंगे। फिर हम मैनेज करेंगे तो कैसे मैनेज करेंगे? वली खान ने कहा था कि जिसकी जेब में 200 करोड़ रुपए हों वो आए और पाकिस्तान के पूरे के पूरे सिस्टम को खरीद ले। तो ये वली खान साहब ने कहा था और पाकिस्तान का सिस्टम खरीदा जाता रहा है और एक बार नहीं कई बार खरीदा जाता रहा है। तो अब पाकिस्तान के लोग इस काबिल नहीं रहे हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को बर्दाश्त करें। अच्छा, ये मामूली वाक़यात नहीं है, आमना आज तक नहीं हुआ है पाकिस्तान में जो कुछ अब हो रहा है जी। कि खुद लोग निकल आए, पिंड में जो हुआ लोग निकले हैं, खुद निकले हैं। राइट, सरगोधा में लोग निकले, खुद निकले हैं, लाहौर में लोग निकले, खुद निकले हैं, पाकिस्तान में लोग निकले हैं बिजली के बिलों के खिलाफ। आपने कल सिर्फ ये बात ही वो एक इशारा किया ना कि आप तो ऑन एयर भी नहीं थे, कैमरे पर भी नहीं थे, आप वैसे ही कह रहे थे कि यार लोग उठते नहीं है। आपने देखा कि लोग कैसे मैंने ट्वीट किया भाई उसके बाद के पुरतशद्दुद मुजाहिरों का इम्कान है, खदशा है। नहीं, वो आपको खदशा लग रहा था, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब लोग निकल रहे हैं, लोग निकल आए हैं जी। बात से ये सारी चीजें पीछे रह जाएंगी। ये आपके सियासी आइडियाज, सियासी हीरो, सियासी लोग, ये लोग पीछे रह जाएंगे। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि लोगों की अपनी मईशत, क्या लोग अवाम जब सियासतदानों से आगे निकल जाते हैं और उसका वक्त आ रहा है, क्योंकि हमारे जो सियासतदान हैं वो माशाल्लाह मतलब वो 20वीं सदी नहीं 19वीं सदी का ध्यान रखते हैं। उन पे बदउनवानी का एक बहुत बड़ा एक मतलब बोझ है उनके ऊपर, बोरिया क्या रखा हुआ है, लगाई था बक्सा रखा हुआ है। तो लोगों को उम्मीद नहीं है लोगों से। वो जानते हैं कि जी 20th सेंचुरी की प्रॉब्लम अगर आप 21st सेंचुरी में कहते हैं नहला धुलाकर दूध से धोकर हम पे, इससे बड़ा इन्हतात नहीं हो सकता है किसी भी सिस्टम में। अगर पॉलिटिकल इन्हतात को देखा जाए तो इससे बड़ा नहीं हो सकता है कि लोगों ने ऐसे लोगों को अपना हीरो बनाना शुरू कर दिया जिससे कोई चीज़ डिलीवर नहीं हो सकती है। जो टोटल नालायक नाअहल हैं उनको भी लोग समझ रहे हैं कि ये भी हमारे हीरो हैं। ये है सूरत हाल। तो वजह ये है कि जो आपके सो कॉल्ड सियासतदान थे जो नाम नेहाद जमहूरियत पसंद थे, उन्होंने अपनी मौरूसी सियासत की वजह से और अपनी बदउनवानी की वजह से उन्होंने जो सोमनाथ के बुत तराशे, तो उसमें तो मतलब है कोई भी खड़ा होकर जब उनको कहेगा कि जी लोगों को लगे कि मेरे दिल की आवाज़ है, कोई तो निकले ना परचम, जालिब का परचम लेके कोई तो दीवाना निकले ना जो कहे कि जनाब अब यहाँ पर मौरूसी सियासत ना खप्पे, हमें मंजूर नहीं है। हमें नहीं सर है, ये बहुत बड़ा सवाल है। बदउनवानी तो वही बदउनवानी है, बदउनवानी। मैं मानता हूँ आपको कि बदउनवानी है, मैं मानता हूँ कि करप्शन है। लोगों में खानदानी सियासत ने दुनिया में बहुत कमालात भी दिखाए हैं। कहाँ ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाए, अमेरिका में दिखाए यार, बरतानिया में दिखाए, फ्रांस में दिखाए। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको पूरी की पूरी इंटरप्रिटेशन का फर्क है। वहां पे देखें, अगर कोई रिपब्लिकन का बुश का जूनियर बुश अगर आ रहा होगा ना, उसको प्राइमरीज में खड़ा होना पड़ेगा रिपब्लिकन पार्टी खड़े हुए। नहीं खड़ा होते हैं, 3 नस्लें खड़ी हुई ना उनकी, हमें पता है। मगर वो जाके प्राइमरीज में जाके काम करेगा। उसको ये नहीं होगा क्योंकि बेटा है तो वो चेयरमैन बन जाएगा पार्टी का, क्योंकि बेटी है तो जनाब नहीं, उसको अपना क्रेडेंशियल्स को प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ भी करें आप, यहाँ कोई नहीं रोकता कि आप ख्याल है कि मैं तो समझता हूँ कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है तो वो फांसी की अजियत बर्दाश्त की है। किसने? भुट्टो साहब ने फांसी की अजियत बर्दाश्त की, लेकिन बेनजीर ने उनसे ज्यादा अजियतें बर्दाश्त की हैं, ज्यादा जुल्म बर्दाश्त किए हैं, ज्यादा उन्होंने जिदोजहद की है। उन्होंने भुट्टो साहब ने जरायत वजारत में आए थे, उन्होंने 25 साल 24 साल की उम्र में बेनजीर ने लेकर सारी जिंदगी तक अपनी मौत तक वो बर्दाश्त किया सारी सूरत हाल को। हम फिर भी कहेंगे ये खानदानी सियासत थी।
ये इस तरह नहीं होती है। लेकिन लगारी साहब लोग जो स्ट्रगल आने भी वाले करते हैं, अगर बिलावल के ऊपर वक्त आता है तो स्ट्रगल करेंगे, मैं कहता हूँ करना चाहिए। मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, मेरा ये है कि जो कहते हैं ना कि जो डीएनए हो कि शरीफ खानदान है तो भाई वजीर आला होगा, भाई वजीर आजम होगा, भतीजा, भांजा, नहीं होना चाहिए, बेटी, बिल्कुल जमहूरियत होनी चाहिए। वो चाहे यहाँ पर भी देखें जरदारी साहब हैं, उनकी हमशीराएं हैं, ठीक है। इवन पीपल्स पार्टी के मामले भी अगर कोई करे, वो साबित नहीं करता है तो उसको नहीं होना चाहिए। मैं यही तो कह रहा हूँ। लगारी साहब बिल्कुल सही आपने कहा। अब जो मामलात हैं वो जनाब सियासत तो देखी जाए अगर, लेकिन ये जो नारे अब लगाए जाते हैं, मामलात बहुत आगे बढ़ चुके हैं क्योंकि आवाम में काफ़ी हद तक अवेयरनेस आ चुकी है, आगाह हो चुकी है आवाम की। इन्होंने पहले जो पिछले हम देख रहे हैं कि 75 सालों में क्या क्या मामला चलते रहे इस मुल्क के साथ, लोगों को सब समझ आ चुकी है। अब जो मामलात हैं जब तक सही तरीके से उसको हैंडल नहीं किया जाएगा, लोग वोट के लिए भी फिर बाहर नहीं निकलेंगे। तो जनाब इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। कल मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।